देखो शुभांगी, पीजीबीपी चैप्टर का असली लॉजिक आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग इतना दिन से जब तक हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडिया तो लग गया कि ये चैप्टर किसके बारे में बात करेगा। ये चैप्टर दो टाइप का काम के बारे में बात कर रहा है, बिजनेस करे कोई या कोई प्रोफेशन करे। तो देखो, बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, प्रोफेशन करेगा तो गेन कमाएगा। क्योंकि प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं होता, प्रोफेशन में क्या होता है, गेन। इसीलिए लैंग्वेज यही है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और गेन फ्रॉम प्रोफेशन, इस चैप्टर के बारे, इस टॉपिक के बारे में या इस टाइप के एक्टिविटी के बारे में ये बात करता है, इस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है। शुभांगी, नॉर्मली आप अकाउंट जब सीखे तो ट्रेडिंग पीएल में पीएल का बात करते हैं, या फिर ट्रेडिंग पीएल को एक बार मिला के समझो। हम ट्रेडिंग पीएल बना के क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट पे शुभांगी हम टैक्स कैलकुलेट करते थे। यहां पर भी वही कहानी हो रहा है, बट शुभांगी इनकम टैक्स बोलता है कि कुछ एक एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट आपके पीएल में, अकाउंट्स में जैसे आप करते हो वैसे नहीं करना है, आपको थोड़ा डिफरेंट करना है। यहां पे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कंपनी बिजनेस का भी पढ़ेंगे, या यूं, और हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ चीजें अलग होती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये पूरी तरीके से बात करता है कौन कौन सा एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। ट्राई करेंगे इसको 2 ब्रेकअप में करके खत्म करें, मतलब 2 क्लास में रूल्स पढ़ना पूरा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनेशन का सेक्शन 28 दिया। ये चैप्टर का नोट्स नहीं है आपके पास? ये जो हम आपको इस चैप्टर में जब हम लोग फुल फ्लेजेड सम बनाने का बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत सिंपल लॉजिकल अप्रोच लेके चलना है। आपको सारे रूल्स ठीक से याद होने या रटे होने जरूरी नहीं है। कुछ कुछ काम की बातें हैं जो सम्स में काम आती है। हालांकि आपका लेवल पे एमसीक्यू आएगा तो आपको इंडिविजुअल एडजस्टमेंट या इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी लोग बात कर सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ये क्या बोला, बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ये पूरा इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। और फिर बोला प्रोफेशन। देखो, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन रेफर टू एनी एक्टिविटी which a person spend a major part of his time in order to earn his livelihood। आप सिंगर हो, आप जैसे पेंटिंग बनाते हो एक्चुअली में, हम आप ही का एग्जांपल पिकअप करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली पेंटर होते, कोई कंपनी के लिए जॉब मतलब बना के दे रहे हो या अपने पेंटिंग बना के एग्जीबिशन लगा के बेचते हो, तो आप प्रोफेशनल कहलाते हैं। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर, आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और आप अपना इंडिपेंडेंट काम करते हो, कहीं जॉब नहीं करते हो, मतलब फर्म में अपना फर्म खोलते हो, अपना प्रैक्टिस करते हो आप खुद। अच्छा। तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। तो ये सब प्रोफेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोफेशन हम खुद से कंपनी भी खोल सकते हैं? खुद से एक कंपनी टाइप का सीएस का कंपनी नहीं हो सकता। सीएस में या तो पार्टनरशिप फर्म होगा, अच्छा, या फिर आप सोल प्रोप्राइटर अकेला या तो प्रैक्टिस करो, या 2-4 लोगों के मिल के साथ प्रैक्टिस करो। अच्छा अच्छा। अकेला प्रैक्टिस करोगे तो सोल प्रोप्राइटर फर्म होगा, और अगर मिल के खोलते हो तो वो पार्टनरशिप फर्म होगा बस। और एलएलपी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन आप कंपनी नहीं खोल सकते सीएस आईसीडब्ल्यू होके। मतलब हम सीए का कंपनी खोलेगा वो नहीं हो सकता। अच्छा, ये अलाउड नहीं है। तो ये इस चैप्टर में डील होने वाला है। तो देखो, एक एक करके एक्सपेंडिचर आइटम पकड़ के चलते हैं और क्या उनका रूल बोलता है फटाफट देखते हुए चलते हैं। देखो, पहला हेडिंग दिया सेक्शन 30 to 37 एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउएबल एज डिडक्शन। ये आप नॉर्मली खुद भी जानते हो बेटा कि ये एक्सपेंडिचर तो बिजनेस में अलाउ करना ही पड़ेगा एज एन एक्सपेंडिचर। जैसे पहले बोला रेंट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो
बिल्डिंग का कोई रेट या टैक्स दे रहे हो, मतलब ये म्यूनसिपैलिटी चार्ज वगैरह, हाँ, या बिल्डिंग का रिपेयरिंग का खर्चा करो या बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रहे हो, आपको पूरा अलाउड है, होना भी चाहिए ना बेटा। हाँ, हाँ, बिजनेस के लिए अगर फैक्ट्री है, बिजनेस का अगर ऑफिस है तो उसका भाड़ा देंगे, उसके लिए कोई म्यूनसिपल टैक्स देंगे, उसका रिपेयरिंग कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, तो खर्चा तो अलाउड होना ही चाहिए। हाँ, वैसे रिपेयरिंग एंड सेक्शन 31 क्या बोला, रिपेयरिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, ये भी वही कहानी बोला, ऊपर बिल्डिंग के लिए बोल दिया, नीचे मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर के लिए बोल दिया, कहानी तो वही का वही है। हाँ, हाँ, तो ये भी पूरा अलाउड है। तो देखो इसीलिए पहला हेडिंग क्या लिखा है, एक्सपेंसिव विच आर एक्सप्रेसली अलाउेबल एट डिडक्शन। इसीलिए हम अपना नोट्स नहीं बनाए क्योंकि हमको ये नोट्स बहुत बेटर वे में प्रेजेंटेबल लगा। अच्छा, सेक्शन 32 एक अलग ही बात करता है, हम लोग इसको सेक्शन नंबर से याद रखते हैं। पीजीबीपी का सेक्शन 32 ये बात करता है डेप्रिसिएशन का। तो सर डेप्रिसिएशन भी तो नॉर्मली अलाउड एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना इस पे बात करने का दरकार क्या है। बात करने का दरकार इसलिए है बेटा क्योंकि अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अलग वे में करते हो, मतलब वो मेथड्स आपका अलग है, वे ऑफ कैलकुलेशन अलग है। जैसे मेथड में आपका स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी है, हाँ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी। अच्छा, अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, वहां पे बेटा अगर हम एक मशीन 1 अक्टूबर को खरीदें तो हम 6 महीना का डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे ना। हाँ, अगर हम एक मशीन 1 दिसंबर को खरीदें 4 महीना का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ, अगर हम एक मशीन 1 मार्च को खरीदे तो 1 महीना का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ, यानी वहां पे पीरियड देखना पड़ता है, कितना दिन यूज किए। यहाँ पर वो कहानी नहीं है, पूरा साल का। या अगर आप 180 दिन से कम यूज किए हो तो बस रेट 50% हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक साल में? अगर मान लो बिल्डिंग के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन है लेट से, आप अगर 180 दिन से ज्यादा यूज किए हो तो आप पूरा 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, लेकिन अगर आप 1 साल से कम पुट टू यूज, आपका पुट टू यूज बोल रहे हैं हम, ये पुट टू यूज का मतलब अभी बोलेंगे एक लाइन में। और अगर आप 180 दिन से कम पुट टू यूज है तो आपको 5% डिप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। क्योंकि रेट कितना था 10, आधा हो जाएगा। ठीक है सर, ये पुट टू यूज क्या बोलना चाहते हैं, यूज ही बोलिए ना डायरेक्ट नहीं। अगर हम इस साल मशीन खरीदे शुभांगी, हम इस साल पहली बार खरीद के कब उसको यूज करने के लिए स्टार्ट किए वो देखना पड़ेगा। अच्छा, जब तक स्टार्ट नहीं होगा वो हाँ, नहीं स्टार्ट। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा कि आप उसको 4 महीना यूज करके बेच दिए तो आप 4 ही महीना का डिप्रिसिएशन, आप 180 दिन के हिसाब से कम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। वहां पर वो पुट टू यूज तो पिछले साल ही हो गया था ना। हाँ, तो यहाँ पर वो कहानी काम नहीं करेगा। अच्छा, तो जिस साल खरीदे उस साल पुट टू यूज देखना है। अच्छा, नॉर्मल यूज में आप यूज किए नहीं किए उसमें पूरा साल का डिप्रिसिएशन ले लोगे आप। यहाँ पर दूसरा डिफरेंस क्या है शुभांगी, वहां शुभांगी इंडिविजुअल एसेट को देख देख के डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। हाँ, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट है। अब ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक का मतलब हो गया शुभांगी मेरे पास 4 मशीनरी है, चारों का रेट 10% वाला क्राइटेरिया में फॉल करता है मान लो। हाँ, हम चारों को एक साथ ऐड करके टोटल डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ब्लॉक बना देंगे हम एसेट्स का। सर ये ब्लॉक कैसे बनेगा, सिमिलर नेचर एंड सिमिलर रेट का। अच्छा, मतलब अगर फर्नीचर 10%, बिल्डिंग 10% है हाँ, तो दोनों को एक ब्लॉक नहीं बनाएंगे। हाँ, वो तो डिफरेंट आइटम्स। क्योंकि आइटम अलग हो गया। हाँ, वैसे ही 2 फर्नीचर है या 2 मशीन, 2 बिल्डिंग है और दोनों का रेट अलग अलग है तो भी एक ब्लॉक नहीं बनाएंगे। हाँ, यानी रेट और एसेट का नेचर सेम होना चाहिए तब वो ब्लॉक बनेगा। हाँ, और ब्लॉक कंसेप्ट का बड़ा सीधा कैलकुलेशन है बेटा, टोटल ओपनिंग में कितना था, हाँ, एड ड्यूरिंग द ईयर परचेज लेस सेल, जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब बैलेंसिंग फिगर पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, मेरे पास 10 लाख का एसेट पहले से था, हम इस साल 2 लाख का और एसेट करें, मेरे पास 12 लाख का एसेट हो गया। हाँ, हम इसमें से 4 लाख का बेच भी दिया, अच्छा, बचा कितना अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर 8 लाख पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ठीक है। मतलब यहाँ पे परचेज सेल सब मिला के अल्टीमेट फाइनल फिगर पे निकाल रहे हैं। हाँ बस एक चीज ध्यान रखोगे, वो परचेज जो किए थे 2 लाख का, हाँ, वो अगर 180 दिन से कम है तो 2 लाख पे अलग और 6 लाख पे अलग। अच्छा, अच्छा, आपका फाइनल फिगर 8 लाख आ रहा है ना।
हाँ उसमें मान लो वो 2 लाख का जो एसेट हम परचेज किए थे इस साल, हाँ वो अगर हम 180 दिन से कम यूज किए हैं, पुट टू यूज कम है, हाँ तो उस 2 लाख पे रेट हाफ हो जाएगा। हाँ। तो वो सेल में अगर बोल देगा कि वो 2 लाख के एसेट से कुछ नहीं, सेल में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, कौन सा एसेट बिका, अच्छा 170 बोलेगा। बस डायरेक्ट बोलेगा इतना का एसेट बिक गया। अच्छा अच्छा। तो अपने क्या करेंगे, टोटल फिगर 8 लाख है ना बेटा, हाँ अगर वो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ परचेज वाला आइटम, हाँ। तो बस पूरा 8 लाख पे 10% कैलकुलेट करके सब खत्म कर दो। और अगर वो बोला है कि नहीं वो 2 लाख 180 दिन से कम यूज हुआ, हाँ तो फिर उस 2 लाख पे 5% और बाकी 6 लाख पे 10%। ठीक है। तो यही है ब्लॉक कंसेप्ट, हाँ इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो देखो डेप्रिसिएशन में क्या बोला एक बार रीड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन WDV। देखो यहाँ पे सारा WDV में कैलकुलेट होगा, अच्छा। क्योंकि हर बार जो बैलेंस बचेगा उस पर करोगे ना, हाँ हाँ। तो WDV तो हुआ। हम्म। हम तो कभी भी नहीं बोला कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू था उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हाँ हर साल की स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगा। हाँ, तो पिछला साल का एंडिंग वाला ना, हाँ WDV। तो ये तो WDV मेथड ही है। हाँ तो यहाँ पे पहला बात तो ये क्लियर हो गया। एट अ प्रेस्क्राइब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर ये प्रेस्क्राइब रेट क्या है? इनकम टैक्स आपको अलग अलग रेट बता दिया अलग अलग कैटेगरी के लिए। अच्छा। तो अपने को वो देखना है भी अगले 5 मिनट में। ये आपको हम शायद दिखाया भी था ना? हाँ एक बार दिखाया था। हाँ। इस चैप्टर से ही दिखाया था। हाँ, इस चैप्टर से दिखाया था, तो उसका बात करेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ एसेट ऑफ एन अंडरटेकिंग इन्वॉल्व्ड इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हालांकि कोई अगर ऐसा एसेट है जिसका अगर जनरेशन ऑफ पावर का बिजनेस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, हाँ या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हाँ। या जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला, दोनों ही करते हैं। या तो जनरेशन के खाली जनरेशन करते हैं हाँ। और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तब इनको नहीं मिलेगा। अच्छा। यहां पर बोला कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी यहां स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। अच्छा। उस एसेट का एक्चुअल वैल्यू पे हर साल डिप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सब एसेट पे WDV, यानी आपको मेथड देख रहे नहीं, आपको हर बार वैल्यू कितना बच रहा है उस पर निकाल देना। हाँ। एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर लेस देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन अलाउंस विल बी लिमिटेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बोले रेट आधा हो जाएगा। कंडीशंस बोला डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट ओनली। ये तो अपने बेटा बचपन से सीखते हैं अकाउंट्स का, बचपन से। आप करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन थोड़ी कैलकुलेट करते हो। नहीं। एसेट शुड बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। अब ऑब्वियस बात है, एसेट अगर आपका नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे? आप भाड़ा पे लिया हुआ एसेट का क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो क्या? नहीं। उसका तो भाड़ा ही लिखते हो PL में। हाँ हाँ। इट शुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। ये भी ऑब्वियस सा बात था कि आपको बिजनेस के लिए भाड़ा में होगा तो एकदम छूट मिलेगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस हो जाएगा तो ऊपर वाला सेक्शन में आ जाता है, हाँ। रेंट ऑफ द एसेट। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगला बात बोला कि वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। ऑब्वियस बात, आप घर के लिए यूज करोगे तो बिजनेस में थोड़ी डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। हाँ। तो ये सब फालतू का ज्ञान लगा एक तरीके से देखा जाए तो। ये सब कॉमन सेंस जो हम लोग बचपन से सीखते हैं डेप्रिसिएशन के मामले में। हाँ। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं था। अब आ गया ईयर रेट। देखो क्या बोला, मोटर कार, लॉरी, मोटर टैक्सी, ये सब हो आपके पास, और आपका बिजनेस भी यही है। मान लो आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी ही है, अच्छा। तो आपके पास अगर बस है, ट्रक है, तो ये सब तो आप चलाने में यूज करो ना बिजनेस के लिए। हाँ। तब 45% डेप्रिसिएशन का रेट होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका मोटर कार अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, मतलब आपकी गाड़ी है ऑफिस में, हाँ। बिजनेस में यूज भी होता है, हाँ। लेकिन आपका बिजनेस गाड़ी चलाने का नहीं है, आपका बिजनेस तो स्टील इंडस्ट्री है। अच्छा। तो आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए स्टाफ के लिए गाड़ी चाहिए या सामान पहुंचाने के लिए ट्रक चाहिए, वो अलग बात हो गया। और ऊपर बोला था जिनका बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट का है, हाँ। उनको 45 बोला, बाकी को 30 बोला। ठीक है। तो ये एक एसेट के लिए, मोटर कार के लिए कहानी हो गया। हमारे एक याद है वो फर्नीचर 10%। फर्नीचर सब में सेम है 10%, और इनटेंजिबल एसेट सब में 25%। अच्छा। ये दो एकदम सिंपल सा रह गया। मोटर कार में 45-30 हो गया। हाँ। ये एक और मजेदार सेक्शन डाला, इसका बाद 2 मिनट के बाद करते हैं। ठीक
3212A का बाद में करते हैं। और रेट कहाँ गया, ये रहा, नहीं हम आपको रेट वाला चार्ट दिखाया था ना, वो हमारे बुक से दिखाए थे आपसे। वो अच्छा ठीक है, तो वहां पे आप एक बार रेट चार्ट देख लेना। ठीक है। जनरली आपको वहां मेनली रेट चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर का आपको याद ही रह गया, हाँ 10%। आपको ये याद ही रह गया कि इंटेंजिबल का 25%। इंटेंजिबल का 25%। हाँ हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग में वहां पे 2-3 कहानी है। मोटर कार में 2 ही स्टोरी है बेटा, 45 और ये 30। हाँ। बाकी सब मोटर कार पे 10%। ओके। और आप उधर देखोगे अगर फर्नीचर पे 10% और बिल्डिंग में अलग अलग कहानी है। अगर वो बिल्डिंग आप तुरंत डेमोलिश कर दोगे यूज करके इसी साल तो अलग रेट है। अगर आप वो बिल्डिंग, हाँ बुक अभी खोले, एक मिनट रुको, हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको रेट दिखाई दे रहा होगा सारे एसेट का। बिल्डिंग का बोला रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर है, सर बिजनेस में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे हो सकता है? आप अपने स्टाफ को रहने के लिए फ्लैट दे दिए, अच्छा वो आपका बिजनेस में इनडायरेक्टली यूज हो रहा है ना, स्टाफ रह रहे हैं, हाँ। लेकिन है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग फिर वो, हाँ। तो उस पर 5% डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। ओके। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है मतलब फैक्ट्री और ये सब, तो 10% यूज डिप्रिसिएशन रेट होगा। अगर प्योरली टेम्पररी है मतलब वुडन स्ट्रक्चर का बना रहे हो बाद में तोड़ के हटा दोगे, अच्छा। तो 40% रेट पे डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। हाँ। फर्नीचर पे बोली दिए थे 10% का कहानी। प्लांट एंड मशीनरी में भी बात किए थे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में रेट दे देगा मोटा मोटी। अच्छा दे देगा। हाँ, आपको मोटा मोटी रेट दे देगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रहना चाहिए रेट्स। ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट का हम बोले थे 25%। तो ये था आपका रेट्स का कहानी। तो आप अपने बुक्स में रेट्स को, खाली रेट चार्ट को 2-3 बार स्टडी कर लो, रटना नहीं है। ठीक है। 2-3 बार स्टडी कर लो, दिमाग में थोड़ा सेटअप रेडी रखो, और कुछ नहीं। अब आता है सर एक सेक्शन 3212 बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में देखो ऐसा कोई बात नहीं होता था। हाँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? बोल रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउबल इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन, मतलब नॉर्मल के अलावा एक्स्ट्रा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। अच्छा। 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। However, if such asset is acquired or put to use less than 80 days, तो फिर 10% हो जाएगा ये रेट। अच्छा। हाँ। ये किनको मिलेगा सर? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग एंड एसएससी एंगेज इन द बिजनेस एंड जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको ये एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही है ये। हाँ, सेक्शन 20% एक्स्ट्रा, वो भी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। हाँ। ठीक है। हाँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% तक भी हो सकता है, 20 नहीं 35% तक जा सकता है। अच्छा। अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई स्पेसिफाइड स्टेट में इंस्टॉल करते हो नया प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा। ठीक है, तो ये आपका एक और कहानी हुआ। सच एडिशनल डेप्रिसिएशन भी रेस्ट्रिक्टेड टू 17.5%। अगर वही आधा यूज हो रहा है तो 180 डेज से कम है तो। हाँ। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे मोटा मोटी आप देखा जाए तो आपका अराउंड 50% डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया। हाँ। तो बाकी जो बच गया वो आपको अगले ईयर में मिल जाएगा। अच्छा। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का स्टोरी है। ठीक है। मेनली 20% वाला ही रेट काम आता है। ओके। अब आते हैं सेक्शन 32 AD पे। ये क्या बोलता है? द एसेसिस, ये है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे। कोई नया प्लांट और मशीनरी सेटअप किया है तो गवर्नमेंट उसको कुछ और एक्स्ट्रा छूट भी दे रहा है। अच्छा। क्या बोला देखो, द एसेसिस सेटअप एंड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग आफ्टर 1 April 2015 इन अ बैकवर्ड एरिया notified by central government or state of Andhra Pradesh or Bihar or Telangana or West Bengal. The SSC acquire and install new plant and machinery for the purpose of said undertaking between 1 April 2015 to 31 March 2020 in a backward area. 15% और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। 15% of aggregate amount of actual cost of new plant and machinery acquired and installed during the year shall be allowed as deduction.
एक्चुअल कॉस्ट का 15%, और ये एक ही बार मिलेगा खाली जिस साल एक्वायर की हो। हाँ, न्यू प्लांट, और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी पहला साल ही मिलेगा। अच्छा, तो मोटा मोटी ये कहानी था डेप्रिसिएशन का। सम्स करेंगे इसके ऊपर अभी अगले, पहले नोट्स खत्म कर लें, फिर डेप्रिसिएशन पे भी सम्स करेंगे, और फुल फ्लेजेड वो ट्रेडिंग पीएल जो बना के हम बोले ना नेट प्रॉफिट निकालना वापस से, उसके ऊपर भी सम करेंगे। पहले सारा थ्योरेटिकली सेक्शन पढ़ ले। तो अब तक शुभांगी हम लोग क्या पढ़े? एक सेक्शन पढ़े सर, सेक्शन 31। देखो ये मेन हेड क्या है शुभांगी, ऐसे ही याद रखने में आपको आसानी भी होगा। 30 से 37 तक जो सेक्शन है उसमें बोला जितना एक्सपेंडिचर करो फुल्ली अलाउड ले जाओ। तो ये सेक्शन 30 बोला बिल्डिंग का रिपेयर वगैरह, रेंट वगैरह। 31 बोला मशीनरी फर्नीचर के लिए। सेक्शन 32 और 32 डेप्रिसिएशन का बात किया। 32 एडी एडिशनल एक्सपेंडिचर का बात किया, और छूट मिल जाएगा, मतलब और पीएल में एक्सपेंडिचर के रूप में माइनस कर लोगे। अब सेक्शन 35 ये बात करता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको खर्चा करते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च incurred by the SSC, any revenue and capital expenditure other than cost of acquisition of land। आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हो, मतलब डे टू डे खर्चा रिसर्च के लिए, या फिर कोई एसेट वगैरह खरीद के दियो रिसर्च के लिए। एक होता है रेगुलर एक्सपेंडिचर, सैलरी वैलरी देना स्टाफ को, रिसर्च वाला डिपार्टमेंट को, और एक हो गया मशीन खरीद के देना रिसर्च करने के लिए, लैब बना के देना, ये सब का भी छूट मिलेगा। लेकिन एक्विजिशन ऑफ लैंड इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। मतलब लैंड खरीदने का जो खर्चा कियो रिसर्च के लिए, मान लो लैब बनाने के लिए एक लैंड खरीदे, वो लैंड का यहाँ पे छूट का बात नहीं किया। अच्छा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू इट्स बिजनेस, आप अपने यहीं पर रिसर्च लैब बनाए हो। अच्छा, किसी को आउटसोर्स नहीं कर रहे हो कि तुम मेरे लिए रिसर्च कर दो। अच्छा, आपके ऑफिस में जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, आपके ऑफिस में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही आपके ऑफिस में एक साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। उनके लिए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अदर देन लैंड परचेज। अच्छा, आपको मोटा मोटी फुल्ली छूट मिल जाएगी। मतलब ये साइड बिजनेस होता है? नहीं बेटा, मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं। अच्छा। हम सीरम इंस्टीट्यूट है, जैसे एग्जांपल ले लो ना, जो कोविशील्ड बनाया, हम आधार पूनावाला वाला सीरम इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो बेटा मेरे यहाँ तो लैब होना पड़ेगा ना हर टाइम मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो ये तो मेरा एक डिपार्टमेंट है। तो इन हाउस का मतलब तो और भी कुछ काम चल रहा है वहाँ पर? हाँ, तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है एक तरफ। अच्छा, मेरा साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला बना के देगा, उसी को तो लेके फैक्ट्री में फिर मेडिसिन बनेगा। कोविशील्ड जो बना, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट बैठे होंगे उनके, वो पहले रिसर्च करके वो मेडिसिन का फॉर्मूला बनाए। उस पर भी तो खर्चा हुआ होगा ना बेटा, बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा। अब वो फॉर्मूला बना के दिया, तब प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ। फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट किया, सेल किया। अच्छा, तो बेटा ये सब चीजों का तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। मतलब पार्ट ऑफ द बिजनेस। एकदम, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, इन हाउस रिसर्च है। मतलब आप अपने यहीं पे डिपार्टमेंट बना के काम कर रहे हो। तो सर इन हाउस नहीं होगी, क्या हो सकता था? ऐसा भी हो सकता था शुभांगी आप एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हो। अच्छा, हम आपको बोल दिया मेरे को फॉर्मूला बना के दो, हम तुमको इतना पेमेंट कर देंगे। अच्छा अच्छा, अलग से। ये हो गया आउटसोर्स करने एक तरीके से। जैसे शुभांगी इन हाउस आउट हाउस का मतलब यही है, अकाउंट्स हम अपना खुद बनवा रहे हैं, हम अपने यहाँ पे अकाउंटेंट रख के अकाउंट्स बनवा रहे हैं। ये इन हाउस हो गया। और हम किसी चार्टर्ड फर्म को बोल दिया मेरे अकाउंट्स का काम पूरा करवा दो, आउटसोर्स हो गया। इन हाउस और आउट हाउस का मतलब यही है। आउट हाउस बोल के कोई वर्ड नहीं, इन हाउस बोल के वर्ड, आउटसोर्स है दूसरा वर्ड। डिडक्शन इज अलाउड, ऑल्सो अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर सच साइंटिफिक ड्यूरिंग द 3 year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब बेटा एक बात बोलो, मेडिसिन बनना तुरंत थोड़ी चालू हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग को तो टाइम लगता है रिसर्च करने में।
हाँ हाँ और ये रिसर्च अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है। हाँ। तो मान लो मेरे को 3 साल लगा रिसर्च करने में। अच्छा। लेट्स से कैंसर के ऊपर मेडिसिन बना रहा है मेरा इंस्टीट्यूट। मेरे यहाँ साइंटिस्ट लोग का टीम है, इन हाउस टीम है, वो लोग उसके ऊपर फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन का वो पूरा इनोवेशन कर रहा है। अब बात ये आता है शुभांगी, उनको मान लो 3 साल केवल रिसर्च करने में लगा। अच्छा। अब इस साल रिसर्च कंप्लीट हुआ, अब वो लोग कुछ और भी काम करेंगे, मतलब वो लोग फॉर्मूला डेराइव कर लिया। हाँ। अब उस पर कुछ वर्क और बचा है और फिर मेडिसिन प्रोडक्शन इसी साल चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पिछला 3 साल में जो रिसर्च का खर्चा हुआ, हाँ। उसका छूट, उसका एक्सपेंडिचर का क्या होगा? बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर है वो। हाँ। आपको वो 3 साल का खर्चा वो 3 साल में आप एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। वो आप क्लेम कब करोगे? जब आपका बिजनेस कमेंस हो जाएगा। मतलब वो जब सेल करना स्टार्ट करेगा। यस यस। अच्छा। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये भी यानी पिछला 3 ही साल का मिलेगा। अब आप 10 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपको बाकी 7 साल का नहीं मिलेगा, अच्छा। सिर्फ 3 साल का ही मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आल्सो अलाउड इन द ईयर इन व्हिच बिजनेस इज कमेंस्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा छूट आपको जिस साल से बिजनेस करना चालू किए उस साल मिल जाएगा। इन केस कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, तब 150% तक छूट मिल जाएगा इन हाउस की केस में। सोचो। हाँ, इतना छूट क्यों? गवर्नमेंट बोला है बायोटेक्नोलॉजी ना, आप तो देश को और तरक्की की तरफ लेके जा रहे हो। मतलब 150% रोज है। हाँ, आप 100 रुपया खर्चा करो, 150 रुपया आप एज एन एक्सपेंडिचर माइनस कर लो। एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रहे हैं, आप देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हो ना। हाँ। तो इसीलिए ठीक है। अब आता है, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को, मतलब आप अपने यहाँ रिसर्च नहीं करा रहे हो, पैसा दे रहे हो। आपका इन हाउस टीम नहीं है। हाँ। मान लो कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हाँ। पढ़ाई लिखाई का इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ पे लोग जाके डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं, हाँ। वहाँ भी रिसर्च वगैरह का काम तो चलता ही है। हाँ। हाँ। वहाँ पे तो टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हाँ। वो लोग भी वहाँ रिसर्च वर्क भी करवाते हैं। हाँ। आप उनको पैसा डोनेट कर दिए, अच्छा। तब आपको कितना छूट मिलेगा? देखो, इसके लिए चार्ट है। अगर आप किसी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पैसा देते हो जिसका काम ही है साइंटिफिक रिसर्च करने का, अच्छा। तो आपको 150% तक छूट मिलेगा। अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी को पैसा दो, कोई कंपनी है जिसका काम साइंटिफिक रिसर्च है। ओके। ऊपर कौन था? कोई एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। और अब बोला कोई कंपनी है जिसका काम है साइंटिफिक रिसर्च ही करना, उनको डोनेट करते हो तो 100% छूट मिलेगा। अगर आप किसी नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अदर देन इंस्टीट्यूट रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च है तो 100% छूट मिलेगा। और आप किसी लेबोरेटरी को पैसा देते हो या आईआईटी को पैसा देते हो, हाँ। कोई अप्रूव्ड प्रोग्राम, अपना ही स्पेसिफिक प्रोग्राम चलवाने के लिए कि मेरे लिए यही रिसर्च करके दो तुम, अच्छा। ऊपर था वो लोग रिसर्च कर, आप पैसा दे दिए खाली। हाँ। हाँ। और यहाँ हो रहा आप बोल रहे हो मेरे को ये रिसर्च करो, ये हो गया एक टाइप का आउटसोर्स। हम शुभांगी रॉय को बोला मेरे को कोरोना वायरस का मेडिसिन का फॉर्मूला बना के दो, अच्छा। तो हम शुभांगी रॉय को डोनेट कर रहे हैं पैसा। शुभांगी रॉय एक लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी है, हाँ। और उसका काम ही है अब वो मेरे लिए वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च करके देगी, तो 150%। तो 2 केस में 150 है, बाकी दोनों केस में 100 है। तो ये हो गया इन हाउस आउट हाउस का काम। अब आता है सेक्शन 35 AD, तो ये भी खत्म, रिसर्च का भी स्टोरी खत्म। अच्छा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। सेक्शन 35 AD, allowable deduction in respect of whole or any expenditure of capital nature other than land, goodwill या financial instrument incurred wholly or exclusively for the purpose of any specified business carried on by during the previous year which is expenditure incurred। आपको गवर्नमेंट बोलता है पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफाइड बिजनेस ही करते हो। अच्छा। वो स्पेसिफाइड बिजनेस क्या, उसका बात भी करेंगे, अगर नीचे ही होगा उसके। हाँ। आप वैसा अगर कोई बिजनेस करते हो जो गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि इस टाइप का बिजनेस करो तो हम तुमको छूट देंगे एक्स्ट्रा, तो आप उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो
कैपिटल नेचर का, लेकिन लैंड गुडविल ये सब को छोड़ के। देखो लैंड ये सब का गवर्नमेंट पहले ही बोला तुम ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, हम अलग से और छूट नहीं देंगे। लैंड वेंड में अमाउंट लंबा चला जाता है ना, हाँ इसीलिए तो आप जितना एक्सपेंडिचर किए हो इन पर्पस के लिए पूरा छूट मिलेगा। फर्दर और बिजनेस आ रहे उस स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है उसका बात करेंगे। नहीं अभी बात करेंगे। वो 80 आई है, 80 IB में पड़े हो आप। हाँ वो डिडक्शन था, वो नॉर्मल डिडक्शन था, ये आप बिजनेस ही कर रहे हो उसका। अच्छा फर्दर एनी एक्सपेंडिचर रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड अ पर्सन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन अ डे अदरवाइज दे बाय अकाउंट ऑफ पे चेक। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप अगर बिजनेस में 10,000 रुपया के ऊपर कैश पेमेंट करोगे, अच्छा ये एक अलग से याद रखना जिंदगी भर के लिए, 10,000 रुपया के ऊपर इन अ डे हाँ अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हाँ कैश पेमेंट करते हो हाँ तो आपको डिडक्शन आपको एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करने ही नहीं मिलेगा आपके PL में। आप नॉर्मल अकाउंट्स में कर रहे हो, हाँ लेकिन इनकम टैक्स बोलता है हम माइनस नहीं करने देंगे। अच्छा तो हमेशा 10,000 के ऊपर का पेमेंट इन अ डे टू अ पर्टिकुलर पर्सन अगर करते हो तो ऑब्वियसली चेक से करो। अच्छा 10,000 के नीचे आप कैश पेमेंट करो, ठीक है, ये बिजनेस में अलाउड हो जाएगा। 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं होगा। ठीक ये जो 35 AD वाले लोग थे, हाँ इनको प्री कमेंसमेंट का भी एक्सपेंडिचर माइनस करने मिलेगा। मतलब आप इस टाइप बिजनेस चालू करने के पहले भी कोई एक्सपेंडिचर किया इस पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करने के लिए, अच्छा वो भी आपको माइनस करने मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब आता है सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन है। तो देखो यहाँ पे बोला सेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड चेन। ये कोल्ड चेन क्या होता है? ओ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस जो होते हैं ना, हाँ फिश जिसमें स्टोर करने के वो फिश या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर करके रखने के लिए, हाँ। ठंडा रहता है जो एकदम, वहाँ वैसा बिजनेस आप चालू करते हो अच्छा तो आप 35 AD में आओगे। आप कोई ऑपरेट वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए बनाते हो, ओके मतलब अदर देन कोल्ड स्टोरेज, लेकिन आपका काम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने का। स्टोरेज के लिए, हाँ हाँ, तो वहां पर भी आपको ये बिजनेस करते हो तो भी 35 AD में आप आओगे। हाँ आप नेचुरल गैस या क्रूड पेट्रोलियम पाइपलाइन इनका काम करते हो ओके तो आपको छूट मिलेगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। ओके होटल खोले हो 2 स्टार कैटेगरी का, मोर देन 2 स्टार या 2 स्टार, हाँ तो आपको 35 AD का बिजनेस माना जाएगा। हाँ आप हॉस्पिटल चलाते हो जहाँ पे एटलीस्ट 100 बेड्स है फॉर पेशेंट, ओके तो आपको ये 35 AD में गिना जाएगा। 100 और मोर 100 और मोर। आप कोई बिल्डिंग या हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम करते हो, लोगों को घर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्लम एरिया में घर बना के देने का काम, हाँ तो भी आपको 35 AD गिना जाएगा। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग का हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम, या फिर गवर्नमेंट का कोई नोटिफाइड स्कीम में घर बना के देते हो। हाँ ऊपर वाला बोला स्लम या रीडेवलपमेंट एरिया में, और यहाँ बोला कोई भी गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट अगर है गवर्नमेंट का अच्छा और आप वहां बिल्डिंग या घर बना के दे रहे हो तो फिर वो भी आपका 35 AD में ही गिना जाएगा। ठीक इसके अलावा और भी बोला यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का काम करते हो इंडिया में, यहाँ पे आप सेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो बना के रखे हो। कंटेनर मतलब वो शिप के थ्रू माल पहुंचाने वाला। अच्छा अच्छा बी कीपिंग का बिजनेस करते हो, हनी वाला या बी वैक्स का। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी स्टोरेज ऑफ शुगर स्टोरेज इंडस्ट्री चला रहे हो, स्टोरेज का। लाइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और वगैरह का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस का काम करते हो। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये हमको भी समझ में नहीं आया कौन सा बिजनेस का बात कर रहा है, लेकिन वेफर फैब्रिकेशन का बात कर रहा है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने का काम करते हो, रोड बना के देने का काम, ब्रिज बना के देने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को दे रहे हो आप। मतलब ये स्पेसिफाइड जो बिजनेस जो कैटेगरी डाला है उसका कोई लिंक नहीं है किसी के साथ? नहीं, अलग अलग ऐसे टाइप का सोचे बिजनेस को इस लिस्ट में डाल दिया। मतलब ये पूरा ही मेमोराइज करना पड़ेगा? नहीं, इतना याद करने का दरकार नहीं है। अच्छा
उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। मतलब एक एक्टिविटी पढ़ के नहीं लग रहा है कि ये स्पेसिफाइड होगा कि नहीं। हाँ ये बात है। ऐसा कोई लिंक नहीं है। नहीं, एक बात है लिंक इसमें, आप ये कोई भी बिजनेस करो, आप देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, स्टोरेज फैसिलिटी का बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्टोरेज ये देखिए। हाँ, या फिर आपका बात कर रहा है कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का काम करते हो आप, हाउसिंग का, मतलब आप या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने का, मतलब आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। हाँ, होटल वगैरह भी इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया, आपका बात तो करेक्ट है। फिर बी कीपिंग का बिजनेस तो बहुत छोटा ही होगा। नहीं बेटा, क्या बात करते हो, बी कीपिंग का बिजनेस वो आप एक खाली मधुमक्खी का छत्ता थोड़ी ना बना के रखे हो, तो उसमें बहुत कुछ है। यह आपको 2-3 बार पढ़ने लायक लिस्ट है और रटने लायक नहीं है। अच्छा। अब 2-3 छोटा सेक्शन है। 35 CCA बोलता है रूरल डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट करते हो गांव देहात का मदद करने के लिए, हाँ। तो 100% छूट मिल जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का कोई काम कर रहे हो, हाँ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, मतलब जाके किसान लोगों का मदद करना, उनको सिखाना, हाँ। उनको इक्विपमेंट टूल वगैरह का अरेंजमेंट करवा के देने में मदद करना, उनका मार्केटिंग फैसिलिटी में मदद कर देना, हाँ। मतलब आप एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 150% तक छूट मिलेगा। ओके। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाँ ये अभी नया आया इंडिया में, अभी गवर्नमेंट बोल रहा है ना स्किल बढ़ाओ। हाँ, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट जैसे लोगों को कंप्यूटर कोर्सेज सिखाना, हाँ। जैसे मान लो हम GST का ट्रेनिंग देते हैं, हम्म। तो ये भी तो स्किल डेवलपमेंट है। हाँ, प्रॉपर इंस्टीट्यूट खोल के, ऐसे ही घर पे बैठ के नहीं। अच्छा। तो ये सब चीजों में हम खर्चा करते हैं तो 150% छूट मिलेगा। अच्छा, ये तो हम डिडक्शन पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो इसमें ये जो डिडक्शन आ रहा है ये किससे रिलेटेड है, कौन, समझ नहीं आ रही है। लोग यही चीज का बिजनेस चला के रखे हैं और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप खुद ही बिजनेसमैन हो और अच्छा। आप इन पर्पस के लिए खर्चा करते हो। अच्छा। तो 100 रुपया खर्चा करो और 150 रुपीज एज एन एक्सपेंडिचर माइनस कर लो। अच्छा, हम बिजनेसमैन और प्रोफेशन में हैं। हाँ, आप क्या चीज का बिजनेसमैन हो? आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का बिजनेस करते हो। अच्छा। आप क्या चीज के बिजनेसमैन हो? आप इंडिया में स्किल डेवलपमेंट का काम करते हो। अच्छा। अच्छा। आपका मान लो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे आप लोगों को, जैसे अभी बीच में ना आपको एक चीज बताते हैं, 3-4 साल 5 साल पहले का बात है, 3-4 साल हो गया होगा इस बात को। हम जब है ना जहाँ पुराना घर में रहता था ना, वहां के सामने वाला गली में हम देखा था एक इंस्टीट्यूट खुला। अच्छा। जो 3 चीज करवाता था। लड़का लोग को कंप्यूटर सिखाना, हाँ। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम होता है, इलेक्ट्रिक ठीक करने वाला काम, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग वाला वर्क, वो सिखाता था। अच्छा। और लड़की लोग को कंप्यूटर एंड ब्यूटी पार्लर वाला काम। अच्छा। मतलब इसमें वो लोग ट्रेनिंग देता था, बहुत मिनिमम कॉस्ट लेके, कुछ फ्री में भी। मेरा एक स्टूडेंट है वो किया था वहां पे कंप्यूटर वाला कोर्स। अच्छा। अच्छा। बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाला कहते कोरोना आ गया, बेचारा कर ही नहीं पाया। अच्छा। और ना उसका बहुत मन था कि हम इलेक्ट्रिसिटी वाला काम सीख जाएंगे तो इसमें हम साइड बिजनेस, साइड में कमाई कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो है ना वो ये सब चीज को स्किल डेवलपमेंट हो गया ना। आज की डेट में कोडिंग लैंग्वेज सिखाने का काम कर रहा है गरीब लोगों को, स्किल बढ़वा रहा है वो लोग का, ताकि वो लोग अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। तो वो बिजनेस में आ रहा है। हाँ, हम वैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, वही अच्छा, मेरा बिजनेस है। वो जो ऊपर में था कंट्रीब्यूशन टू, वो जो 4 चीज था ना, वो कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो रिसर्च के लिए। हाँ, या तो खुद आपका खुद का मेडिसिन का बिजनेस है और आप रिसर्च वर्क में खर्चा कर रहे हो। अच्छा। तो ये आप जो रिसर्च के टाइम में जो पैसा खर्चा कर दिए शुभांगी, हाँ। वो खर्चा का क्या होगा? अच्छा, समझ गए। तो गवर्नमेंट बोला आप पूरा एक्सपेंडिचर हम क्लेम नहीं करने देंगे आपको। 3 साल जिस दिन बिजनेस चालू किया उसके ठीक पिछला 3 साल में जो खर्चा किए वो पूरा क्लेम कर लो। अगर आप डोनेशन कर रहे हो रिसर्च के लिए, आप बिजनेसमैन हो शुभांगी, और आप कोई डोनेशन का खर्चा किए, अच्छा, तो आपको यहाँ 150% छूट मिल रहा है, 100% छूट मिल रहा है। ये कंट्रीब्यूशन बिजनेसमैन भी कर सकते हो अगर प्रोफेशन ये हाँ, बिजनेसमैन या प्रोफेशन, ये चैप्टर इन्हीं लोगों का बात कर रहे हैं। ठीक है। या तो आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, हाँ। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, पेंटर, म्यूजिशियन कुछ हो, ठीक है। और आप इन पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करते हो अपने बिजनेस का पैसा से।
तो बिजनेस में पीएल में माइनस करने मिलेगा ना। हाँ, मतलब वो जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करके आएगा उसमें से ये सब डिडक्शन हाँ, जैसे यहाँ पे बोला, आप अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करते हो, हाँ, आपका एक बिजनेस है जिसमें आप स्टेशनरी आइटम बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ओके, और आप गांव देहात में गए, वहां पे लोगों को कुछ मदद किए, एनजीओ को मदद किए, हाँ, तो आपको बिजनेस में वो माइनस करने मिल जाएगा 100%। जितना खर्चा किया। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए खर्चा किए, हाँ, 150%। तो 150% छूट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट का काम किया तो 150%। तो 100 रुपया खर्चा करो इन चीजों के लिए और 150 रुपया एज अ पीएल में माइनस कर लो। हाँ, बहुत सारा चीजें है ऐसे। हाँ, तो आपका बहुत बेनिफिट हो रहा है ना। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 35D। बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कंपनी स्टार्ट करने का खर्चा, हाँ, वो तो कंपनी स्टार्ट करने के पहले लग गया, हाँ, तो कंपनी का पीएल में उसको माइनस करने मिलेगा। हाँ, एक बार में पूरा नहीं बोला गवर्नमेंट, अच्छा, बोला लोअर ऑफ द फॉलोइंग आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस छूट मिलेगा। ओके, अमाउंट इनकर्ड, या फिर 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज लोअर। अच्छा, आप खर्चा जितना रुपया किए, या आपका जितना का प्रोजेक्ट है पूरा, मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अच्छा, 100 करोड़ का 5% 5 करोड़। अब आप 8 करोड़ खर्चा किए हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, तो आपको 5 करोड़ मैक्सिमम छूट मिलेगी। ओके, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दिया रहेगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दिया रहेगा, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, कितना कैपिटल लगाए, ठीक है, दोनों में से किसी एक का 5%, हाँ, और या फिर अमाउंट इनकर्ड विच एवर इज लोअर। हाँ, ये इंडियन कंपनी को है, अच्छा, और अगर फॉरेन कंपनी है तो अदर देन इंडियन कंपनी और कौन बचा, फॉरेन कंपनी, हाँ, उनको बोला लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनकर्ड और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उनको कैपिटल एम्प्लॉयड वाला स्कोप नहीं दिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं बेटा, नहीं, सेम नहीं होगा। पूरा प्रोजेक्ट के पीछे कितना खर्चा लग रहा है सेटअप करने का, और कैपिटल तो खाली कैपिटल हो गया ना, बहुत सारा रेवेन्यू आइटम भी तो होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, उनको तो उनको ले रहा है ना यहाँ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का अगर आप खर्चा करते हो तो जितना खर्चा करो पूरा एक्सपेंस, नॉर्मल पीएल में याद करो ना, वही तो करते थे, जितना इंश्योरेंस प्रीमियम दिए पूरा माइनस कर लेते थे। हाँ, तो यहाँ पर देखो बोला इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक अगर करते हो तो पूरा जितना पेमेंट किए, देखो यहाँ पे बोल्ड में क्या लिखा है, अलाउड ऑन पेमेंट। हाँ, अगर आप मान लो पूरा प्रीमियम इस बार पेमेंट नहीं किए, हाँ, तो जितना पेमेंट किया उतना ही छूट मिलेगा। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ ऑफ द कैटल वही अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय वही अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय अलाउड व्हेन पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है कंपनी के लिए, 30 सितंबर, और इंडिविजुअल इंसान के लिए 31 जुलाई। तो 31 जुलाई या 31 सितंबर, जो आप 30 सितंबर सॉरी, जो आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट है, हाँ, उसके पहले पहले जितना बोनस कमीशन पे कियो उतना आप पूरा छूट ले लो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कहीं से कैपिटल बोरो कियो तो वही इंटरेस्ट जितना पेमेंट कियो। यानी यहां पर एक बात कर दिया कि पेड है तो सेक्शन 36 जो पूरा का पूरा ही है। आप ठीक से गौर करो, ये बोल रहा है सिर्फ पेमेंट का बात करें, मतलब ये आइटम के लिए अगर मान लो मेरा 1 लाख रुपया का टोटल पेमेंट बनता है, हाँ, लेकिन हम पेमेंट किए 80,000 ही, हाँ, तो हमको 80,000 का छूट मिलेगा, जबकि इन अकाउंट्स में आप एक्रूअल बेसिस पे पूरा माइनस कर लेते, हाँ, 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 आउटस्टैंडिंग भी ऐड करके माइनस कर लेते थे, हाँ, है ना। हाँ, हम 8,000 मान लो बोनस दिया और 2,000 बोनस अभी देना बाकी है, मैं ऐड आउटस्टैंडिंग करके पूरा 10,000 माइनस कर लेते थे पीएल में। इनकम टैक्स बोला हम नहीं करेंगे अलाउड। तो देखो यहाँ देखो कई एक आइटम में नॉर्मल सेम आ रहा है, अकाउंट्स में आप पूरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक बार में माइनस कर लेते थे, हाँ, यहाँ नहीं करने दिया। तो ये सब बातें अलग से नोट करने लायक। अच्छा, ये सारे के सारे सेक्शन 36 जो है, सुपर एनुएशन, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो, पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो, ये सिर्फ आइटम को याद रखना पड़ेगा एकदम सब में ये बोला जितना पेमेंट करते हो। ठीक है।
सेक्शन 36 में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब सेम बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और 36 में बेड डेप्ट का बात किया। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट माइनस नहीं होता, अच्छा सिर्फ बेड डेप्ट माइनस होता है। अच्छा, आप अकाउंट्स में तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट भी माइनस करते थे ना, हाँ बट यहाँ नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली में ये प्रोविजन बनाए हो, ये एक्चुअली में हो थोड़ी नहीं गया बेड डेप्ट। हाँ, नहीं तो इनकम टैक्स बोला, फिर तो आप पूरा 100% ही प्रोविजन बना के पूरा ही माइनस क्लेम कर लो डेटर का, आप तो बहुत चालू निकलोगे। हाँ, इनकम टैक्स बोला हमको मतलब नहीं आप कितना का प्रोविजन बनाए, एक्चुअल बेड डेप्ट कितना हुआ, जब होगा तब। हाँ जितना बेड डेप्ट हुआ, जितना बेड डेप्ट कंफर्म हो गया, हाँ वही माइनस करो। ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बैंक्स वगैरह जो है उनको थोड़ा सा छूट दिया। नॉर्मल बिजनेसमैन को प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बिल्कुल डिसअलाउड है, ओके, खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा लिमिट दिया, 7.5% ऑफ द GTI, उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है हाँ, उसका 7.5% प्लस 10% एक्स्ट्रा भी अगर वो रूरल में है तो। ओके, और अगर कोई अदर देन मतलब इंडिया के बाहर का बैंक वगैरह है तो उनको 5% ऑफ द GTI। मतलब इन लोगों को 5% ऑफ ये सब मिलेगा प्लस बैड डेट का। बेड डेप्ट तो सबको है, अच्छा, बेड प्रोविजन के डेप्ट लिए। तो बेटा पैसा डूब गया वो तो सभी को माइनस करना अलाउड होगा, हाँ हाँ, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट नॉर्मल बिजनेसमैन को, अलाउड नहीं है। हाँ सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व है ठीक है। उन लोगों को प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट माइनस करने दिया। तो आपका एग्जाम में अगर बोले ये जो पार्टी है ये बैंक है जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हो, जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ, तब फिर बोलोगे हाँ मिल जाएगा थोड़ा सा बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। 7। हाँ, नॉर्मली आप बोल दोगे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट अलाउड ही नहीं। ठीक है। एक्सपेंडिचर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अगर स्टाफ का फैमिली प्लानिंग का प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कंपनी को केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना किया पूरा अलाउड है, और अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो इसके पीछे हाँ, तो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में माइनस करने मिलेगा। मतलब हर साल 5, मतलब 1 लाख खर्चा किए तो हर साल 20-20 हजार करके 5 साल में छूट अच्छा, ले। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम फॉर कॉर्पोरेशन सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बना है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो जितना एक्सपेंडिचर किया हो माइनस करने मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ अलाउ करने मिलेगा, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा माइनस करने मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स पेड, बैंक में बिजनेसमैन के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, अच्छा, बैंक लेता है ये, तो वो अगर लेता है तो आपको पूरा छूट है माइनस का। ठीक STT हम लोग जो देते हैं, STT क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। शेयर मार्केट में जब शेयर का परचेज सेल करते हैं ना, हाँ, तो एक STT बोल के एक टैक्स लगता है, अच्छा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर वो बिजनेस का इनकम, आप बिजनेस के इनकम से वहां पे इन्वेस्ट किए हो पैसा अच्छा, और STT कटा है तो पूरा माइनस करने मिल जाएगा। ठीक है। वैसे कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी। जनरल एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला, ये देखने लायक बात है। जनरल एक्सपेंडिचर में आपको याद रखने लायक बात एक ही है केवल, कि वो कैपिटल नेचर का अगर होगा तो अलाउड नहीं होगा, और पर्सनल नेचर का होगा तो अलाउड नहीं होगा। कैपिटल और पर्सनल अलाउड नहीं है। हाँ, जनरल एक्सपेंडिचर अगर बोले ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, हाँ, अगर वैसा कोई खर्चा है वो कैपिटल नेचर का अगर है हाँ, तो अलाउड नहीं है। अच्छा, और अगर आप पर्सनल पर्पज यानी वही हो गया ना, ओनर अपने लिए कर रहा है, ड्राइंग टाइप का आइटम, हाँ, हम अपना ऑफिस का कमाई से अपने बच्चे का ट्यूशन फीस पेमेंट कर दिए, अच्छा, स्कूल फीस पेमेंट कर दिए, घूमने फिरने पे खर्चा कर दिए, हाँ, वो बिजनेस में अलाउड नहीं है। पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस में माइनस करना अलाउड नहीं है। तो ये था सेक्शन 30 से 37 तक। अब आते हैं आगे, एक्सपेंडिचर विच आर एक्सप्रेसली अलाउड है डिडक्शन, एक्सपेंडिचर एक्सप्रेसली डिसअलाउड लिखना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, वो ऊपर तो सेम ही था। हाँ, एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी, सोविनियर, ब्राउचर या पैम्पलेट। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो, हाँ, आप बुद्धि लगाए, आप देखे डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को देते हो तो एक्सपेंडिचर के रूप में माइनस करने अलाउड ही नहीं है। तो
तो हम क्या बुद्धि लगाए, हम बोले पॉलिटिकल पार्टी का एक मैगजीन आ रहा है, हाँ, हम उस मैगजीन में अपने प्रोडक्ट का ऐड देने के लिए पैसा दे रहे। अच्छा, गवर्नमेंट बोला ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, तुम ज्यादा चालू हो, हम तुमसे ज्यादा चालू हैं, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रहा है तुम डायरेक्टली डोनेशन नहीं देके घुमा के दे रहे हो, ताकि डोनेशन के रूप में, हाँ, ताकि एक्सपेंडिचर के, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो छूट होता ही है। हाँ, तो गवर्नमेंट बोला तुम नॉर्मल ऐड करो, हम तुमको एक्सपेंडिचर माइनस करने देंगे। तुम पॉलिटिकल पार्टी का पैम्पलेट वाउचर में तुम अकाउंट्स में माइनस करते हो बेटा, लेकिन ये ध्यान रख लेना, अकाउंट्स में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कहाँ एडवर्टीजमेंट की है, हाँ, लेकिन यहाँ बोल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम तो नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिया के बाहर कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस या टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करते हो, इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो, अच्छा, तुम्हारे पास एक फॉरेन से इंजीनियर आया, वो तुम्हारा मशीन रिपेयरिंग करके गया, उसको फीस दोगे ना। हाँ, इंडिया के बाहर से लोन लिए थे, इंटरेस्ट चुका रहे हो। इंडिया के बाहर से कोई टेक्नोलॉजी यूज की, उसका टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, इंडिया के बाहर का किसी का पेटेंट या कॉपीराइट यूज कर रहे हो, रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हो। अच्छा, अगर बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिए, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है हम फॉरेनर को कहाँ पकड़ते फिरेंगे, उसका कमाई वो इंडिया से कमाया। हाँ, ये चारों पेमेंट जो आप इंडिया के बाहर किए, किसी आदमी को किए ना, आदमी या बिजनेस को, हाँ, हाँ, तो वो इंडिया से कमाई किया है। मतलब इंडिया में कोई भी कमाए रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, अगर इनकम एक्रूड या रिसीव्ड इन इंडिया है, तो चाहे वो एनआरआई क्यों ना हो, इंडिया में टैक्स देगा। हाँ, रूल तो यही बोलता है, हाँ, हाँ, एक्रूड या रिसीव्ड दोनों में से एक भी इंडिया से हो जाए तो बेटा सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम उसको कहाँ पकड़ते फिरेंगे टैक्स लेने के लिए, हम क्या फॉरेन जाए उसको पकड़ने, और वो क्या इंडिया आएगा अब, तो उसको पहले से ही टैक्स काट के ही दे दो तुम उसको पैसा। अच्छा, तुम एज अ बिजनेसमैन, तुम्हारा ये ड्यूटी बनता है कि एज अ सर्विस रिसीवर, तुम मान लो हम फॉरेनर, हमको 1 लाख रुपया तुम इस बात का फीस दे रहे हो, हाँ, तो मान लो 10% टीडीएस लेट से, ठीक है, तो तुम 90,000 हमको पेमेंट करो, 10,000 तुम गवर्नमेंट में जमा कर दो मेरे नाम पे टैक्स के रूप में। अच्छा, ये तुम्हारा ड्यूटी बनता है एज ए इंडियन बिजनेस हाउस। तुम अगर नहीं किए ये, तुम पूरे 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिए, अच्छा, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया तुम ये 1 लाख रुपया नॉर्मल पीएल में एक्सपेंडिचर के रूप में लेते, तो फीस पेमेंट कर रहे हो या बिजनेस के लिए कोई सर्विस हायर कर रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो, तो उसका तो माइनस करते। हाँ, हम माइनस करने ही नहीं देंगे तुमको, पूरा 1 लाख रुपया माइनस नहीं करने देंगे। मतलब 10,000 रुपया का तुम गलती किए, हाँ, तो पूरा 1 लाख एज एन एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे हम तुमको। अच्छा, तो विदाउट टीडीएस काटे इंडिया के बाहर पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, एनी पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ऑफ विच टीडीएस, अच्छा इंडिया में भी किसी को पेमेंट करना था और टीडीएस काटे बिना पेमेंट कर दिए, मान लो टीडीएस काटना था उसके ऊपर, अच्छा, मतलब रूल में लिखा हुआ था कि हम लोग टीडीएस चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब तुम जानोगे, टीडीएस तुम्हारे इस बार के सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल में आएगा आई थिंक, बुक में तो है टीडीएस, हाँ, ठीक है तब पढ़ेंगे। तो टीडीएस का जो पार्ट है, हाँ, सिंपल रूल बोलता है शुभांगी, अगर टीडीएस काट के पेमेंट करने का रूल एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर और तुम विदाउट काटे पेमेंट कर दिए, 30% तुमको डिसअलाउ कर दे, अच्छा, 30% तुमको डिसअलाउ कर दे। या तो टीडीएस काटे नहीं, या टीडीएस काटे लेकिन जमा नहीं किया अब तक सरकार को, अच्छा, तो उस केस में 30% ऑफ द एक्सपेंसेस तुमको डिसअलाउ कर देंगे। अच्छा, ये टीडीएस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का हो जा रहा है ना? नहीं, टीडीएस डायरेक्ट टैक्स है बेटा, एक तरीके से टीडीएस डायरेक्ट टैक्स है, टीडीएस को इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं डालते। इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में अभी 2 ही है मेन, कस्टम और एक्साइज, और कुछ सॉरी जीएसटी, कस्टम और जीएसटी। एक्साइज भी है, जिन जिन प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी अवेलेबल है अभी भी वही है, बाकी प्रोडक्ट पे नहीं है। टीडीएस डायरेक्ट टैक्स है बेटा, ठीक है। तो ये कहानी है कि अगर टीडीएस इंडिया के बाहर है पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे, हाँ, और इंडिया के अंदर के पार्टी का टीडीएस है तो 30% डिसअलाउ कर देंगे। हाँ, जिस साल तुम वो टीडीएस फिर जमा करोगे, हाँ, उस साल फिर ले लेना छूट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट तुम्हारे साथ जाती भी नहीं किया, बदमाशी भी नहीं किया भैया कि अब तुम नहीं काटे जाओ, कभी नहीं, तुम जमा नहीं किया टीडीएस जाओ, कभी अलाउ नहीं करेंगे, नहीं, इस साल हम 30% माइनस करके टैक्सेबल कर दिए। मतलब अगर 100 रुपया खर्चा किए हैं तो 30 रुपया गवर्नमेंट एड बैक कर देगा तुम्हारे नेट प्रॉफिट में। हाँ,
और बाकी 70 तुमको एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करने अलाउ करके रखा है। लेकिन अगर तुम अगले साल वो जमा कर दिए तो फिर क्लेम कर लेना। वैसे यहाँ पे बोला रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज और एनी अदर फीस लेविड ऑन और अपोर्शन्ड आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तुमको अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लाइसेंस फीस और ये सब देना है वो डिसअलाउड है। ठीक है। सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर भी सिंपल बोला टीडीएस नहीं काटोगे तो माइनस नहीं करेंगे, बात तो एक ही हो गया, वो तो ऊपर ही पड़ चुके। हाँ। यस, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड ऑफ एम्प्लॉय इफ नो अरेंजमेंट फॉर टीडीएस। यहाँ भी वही बात बोल दिया, अगर तुम एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में कोई पैसा डाल रहे हो और टीडीएस का अरेंजमेंट नहीं किया उसके ऊपर, हाँ, तो फिर नॉट अलाउड। ठीक है। टैक्स ऑन परक्यूजिट पेड टू एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी, अगर तुम परक्यूजिट पेमेंट कर रहे हो अपने स्टाफ को उसके लिए तुमको नॉट अलाउड है। फॉर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट अलाउेबल, हाँ ये बात पढ़ेंगे बाद में, इसको अभी छोड़ दो। अच्छा। जब ये पूरा पार्टनरशिप फर्म वाला पढ़ा, 40B जो है ना, ये 40B अलग से याद करेंगे जब पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें और कुछ पढ़ने लायक, ये वाला बात अभी अभी अपने पढ़े 40A3 में जो बात लिखा है, बड़ा चौड़ा लिखा है ना, हाँ हाँ, 10,000 के ऊपर अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो डिसअलाउड है। ठीक है। अच्छा, ये 10,000 का 35,000 भी हो सकता है अगर आपका गुड्स कैरेज का बिजनेस है, मतलब वही ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपका और हाँ। सामान यहाँ वहां पहुंचाने का काम करते हो, मतलब ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपका एक तरीके से। अच्छा, तो आपको 35 तक है। 35,000 तक, क्योंकि वो लोग अकेले में कैश एक्सपेंडिचर बहुत होता है, तो वो लोग को 35,000, अदरवाइज 10,000। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, आप ग्रेचुटी का कोई प्रोविजन बना रहे हो, बेटा प्रोविजन कोई भी हो डिसअलाउड है। नॉन रिकॉग्नाइज फंड में अगर पैसा डालते हो, पढ़े थे ना सैलरी चैप्टर में, प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो नॉन रिकॉग्नाइज में डालते हो वो डिसअलाउड है। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 43B। कुछ एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो ऊपर पढ़ चुके अपने, दोबारा पढ़ रहे हैं कि उनका एक्चुअल पेमेंट होगा तभी डिडक्शन अलाउड होगा। जैसे आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर तुम आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो स्टाफ के नाम से, तो जब डालोगे तभी एक्सपेंडिचर होगा। अभी देना बाकी है, साल खत्म हो गया और देना बाकी है तो अलाउड नहीं करेंगे। जब पेमेंट करना तब ले लेना। ठीक है। जिस साल पे करोगे जितना रुपया प्रोविडेंट फंड में उतना ही छूट मिलेगा। ठीक है। कोई टैक्स, ड्यूटी या सेस पेमेंट कर रहे हो वो तभी अलाउड होगा जब उसका एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉय को बोनस कमीशन तभी अलाउड होगा जब पेमेंट करोगे। कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है बैंक वगैरह को, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए थे बिजनेस करने के लिए, और इंटरेस्ट चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाओगे तभी छूट मिलेगा, नहीं चुकाओ तो छूट नहीं मिलेगा। लीव सैलरी याद है, पढ़े थे, लीव सैलरी एनकैशमेंट, अगर स्टाफ को उसका पैसा दे रहे हो तभी छूट मिलेगा। हाँ, स्टाफ छुट्टी भी नहीं लिया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दे रहे हो उसका, तो कोई छूट नहीं मिलना चाहिए। एनी सम पेएबल बाय एसएससी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। सर, रेलवे का एसेट जनरल पब्लिक को कैसे यूज करना अलाउ होता है क्या? हाँ, हम बता देते हैं। हाँ, रेलवे का बेटा, आप रेलवे एसेट का मतलब खाली ट्रेन का डब्बा, प्लेटफॉर्म, रेलवे एसेट तो पब्लिक को ही तो मिलता है। अरे वैसे नहीं, भाड़ा पे यूज करने बेटा अलग से। ओ अच्छा। जैसे हम एक एग्जांपल बोलते हैं, अपने रेलवे एसेट का मतलब अपने क्या समझते हैं? रेलवे का वो ट्रेन वो भी नहीं, और भी हम बताते हैं, जो पटरियां चलती है, हाँ, तो साइड में जमीन होता है बहुत, अच्छा, हाँ, वो जमीन तो रेलवे का ही कहलाता है। कुछ एरिया तक, मतलब पटरी के एक पर्टिकुलर किलोमीटर तक वो जमीन रेलवे का है। अच्छा, मान लो रेलवे आपको यूज करने के लिए दे दिया उसको, और रेलवे उस पर कुछ भाड़ा कमाया, तो आप पेमेंट किए हो तो आपको एज अ बिजनेस वो एक्सपेंडिचर माइनस करना मिलेगा। अच्छा, हाँ मिलेगा, अगर आप एक्चुअल पेमेंट किए हो तो। अगर पैसा देना बाकी है, नहीं पे किए हो तो छूट नहीं मिलेगी। अदरवाइज हो गया, बस इतने कहानी है इसमें। तो अब कुछ नॉर्मल सेक्शन है, 10 मिनट का क्लास और है।
सेक्शन 44A बोलता है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हर बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो तो बोला पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, प्रोफेशन बोला केवल, ओके। बिजनेस नहीं बोला, बिजनेस का बाद में बोलेगा कहीं पे, नीचे ही बोलेगा। तो पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, तो 44AA बोलता है पर्सन कैरिंग ऑन रिक्वायर्ड टू कीप मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन ग्रॉस रिसीप्ट एक्सेड 1.5 लाख। अगर आपका लास्ट 3 साल में 1.5 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिप्ट हो रहा है, हाँ। मान लो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमको एज अ फीस 1.5 लाख से ज्यादा का कमाई हो रहा है, ओके। तो हमको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। 3 साल में एग्रीगेट? हाँ, हर 3 साल, मतलब लास्ट 3 साल में हर साल। अच्छा। कंसेक्यूटिव 3 ईयर से मेरा 1.5 लाख के ऊपर ही रेवेन्यू आ रहा है। इन एनी वन ऑफ, हाँ सॉरी, एनी वन ऑफ द 3 प्रीवियस, सॉरी, लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल में अगर मेरा 1.5 लाख से ऊपर से ज्यादा का रेवेन्यू आया है, हाँ, तो हमको कंपल्सरी होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही बोला अगर कोई कैरिंग ऑन बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन में मतलब वो लोग बता देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या और भी बहुत है, वो लोग बता देता है लिस्ट। अच्छा, वो लिस्ट आपको याद नहीं करना है। ठीक है। अगर नॉन स्पेसिफाइड या बिजनेस का है, इफ टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड, टोटल इनकम बोला है 1,20,000 या फिर टोटल सेल 10 लाख से ज्यादा हो, हाँ, और कुछ बिजनेस में तो बोला 25 लाख से ज्यादा हो, हाँ, लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन है, हाँ, उसको लाइकली लग रहा है, देखो उसका तो कोई 3 साल है नहीं पिछला, हाँ, हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए, हम इसी साल चालू किया काम, हाँ, मेरा कोई पिछला 3 साल का रिकॉर्ड है क्या नहीं, जिसको देख के आप बोलोगे कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है? नहीं, तो यहाँ पे सारा नियम सेम रखा, इनकम 1,20,000 से ज्यादा या सेल 10 लाख से ज्यादा या 25 लाख से ज्यादा, लेकिन लाइकली वर्ड यूज कर दिया, मतलब आपको लग रहा है, आप काम चालू किए और आपको लग रहा है कि आपका 1,20,000 से ज्यादा का इनकम होगा, अच्छा, या 10 लाख से ज्यादा का या 25 लाख से ज्यादा का सेल होगा, तो आपको गवर्नमेंट बोला ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो, करना पड़ेगा, मतलब सॉरी। अब आते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। यहां पर देखो 3 सेक्शन बोले हैं, 44 AD AE, 44 BB और 44 BBB, 4 सेक्शन। हाँ, अगर आप इनमें बिजनेस करो, सर ये क्या है, इनका बाद में पढ़ेंगे, हाँ, ये कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, ओके, 44 AD AE BB और BBB। अगर आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, हाँ, तो आपको, और आप वहां पर क्या नियम है ना कि अगर आप बोलते हो कि हम जितना भी मेरा सेल हो रहा है या ग्रॉस रिसिप्ट हो रहा है, हाँ, उसका 6% या 8%, 2 क्राइटेरिया है वहां पे, हम अपना प्रॉफिट मान लेंगे। अच्छा, मतलब अगर हम 10 लाख कमाए, हाँ, 10 लाख का 6% कितना होगा? 60,000। 60,000। तो अगर हम मानने को तैयार है कि मेरा 60 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट है, तो हमको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, हम अपना ग्रॉस रिसिप्ट का 6% टैक्स दें और आराम का जिंदगी जिए। अच्छा, लेकिन उसमें लिमिट भी है, ऐसा नहीं कि हम करोड़ों कमा रहे हैं तब तो हर कोई यही कर लेगा। लेकिन और अगर हमको लगता है कि नहीं मेरा तो उससे भी कम इनकम हुआ, हाँ, 6% क्यों टैक्स दे हम तो मेंटेन कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई तुमको मना थोड़ी नहीं किया। अच्छा, तो अगर तुम 44 AD AE BB और BBB में फॉल करते हो, हाँ, पढ़ेंगे वो क्या है, अगर तुम उनमें फॉल करते हो तो तुमको या तो तुम अपना 6% ऑफ द टर्नओवर को प्रॉफिट मान के टैक्स दे दो, हाँ, 6% टैक्स दे दो, मतलब अब ये नहीं कि प्रॉफिट में कोई एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने मिलेगा, ऊपर वाला सब भूल जाओ, अच्छा, सारा भूल जाओ एक्सपेंडिचर। तुम तो बोल रहे हो ना बुक्स ही मेंटेन नहीं कर रहे, हाँ, तो तुम रिपेयरिंग है ना तेना, डिप्रिसिएशन है ना तेना, कैलकुलेट कहां से की हो? जब तुम बोल ही रहे हो कि हम तो बुक्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बाबा मेरे को उतना नहीं आता, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है नहीं आता, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास ग्रॉस रिसिप्ट का तो फिगर होगा, तुमको टोटल पैसा कितना आया, हाँ, वो तो पता ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो अगर तुमको वो पता है, उसका 6% या 8%, 2 क्राइटेरिया है वहां पे, उसका उतना ही टैक्स मान के जमा दे दो। ठीक है, मतलब पूरा टैक्सेबल इनकम जो है वो 60,000 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और जमा दे दो। बाकी सब एक्सपेंडिचर भूल जाओ। अच्छा। दे तो दिए तुमको एक्सपेंडिचर का छूट, 94% तो तुम्हारा हम एक्सपेंडिचर ही मान लिए। हाँ। हम तो तुमको कुछ बोले ही नहीं, तो फिर और क्या कहानी करने का दरकार। ठीक है। और अगर तुम बोलते हो कि नहीं मेरा तो 6% से भी कम कमाई होता है, मेरा बिजनेस में तो 4% प्रॉफिट मार्जिन ही है। हाँ। ऐसा भी बहुत बिजनेस होता है जहाँ पे 2-3-4% ही कमाई होते हैं। हाँ। तो ठीक है, इतना लड़ने का मन है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो। अच्छा। कोई मना थोड़ी नहीं। जो कम क्लेम कर रहा है उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को छूट दिया कि तुम उतना बुक्स नहीं मेंटेन करना चाहते, जाओ, तुमको ऑप्शन दी। अच्छा। क्योंकि वो बोल रहा है मेरा प्रॉफिट मार्जिन ही इतना कम है, उसके बाद अकाउंटेंट का खर्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा हम कहाँ मैनेज करते फिरेंगे। गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुम्हारे लिए हम एकदम सिंपल टाइप रख देते हैं, 6% दे दो। हाँ ठीक है, 6% प्रॉफिट मान के टैक्स दे दो। ठीक है। तो ये 44AD ये भी अभी पढ़ेंगे। ये स्पेसिफाइड बिजनेस का बात करें, ये अगला लिस्ट है देखो। अच्छा 44AB बीच में एक छोटा सा बात बोला, ये कुछ वैसा बड़ा बात नहीं बोला, ये बोला ऑडिट करवाना किन लोगों के लिए जरूरी है। अच्छा। अगर तुम बिजनेसमैन हो और बहुत कमाते हो तो ऑडिट भी तो करवाओगे। हाँ। सबको ऑडिट कराना तो इंडिया में कंपलसरी नहीं है। नहीं है। तो वही बताया किन बिजनेसमैन को कंपलसरी है। अगर तुम्हारा टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, अगर बिजनेसमैन हो तुम, 1 करोड़ से ज्यादा है साल का, सेल मेनली ये तीनों वर्ड का मतलब सेल ही है, सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट। अगर तुम्हारा 1 करोड़ से ज्यादा है तो तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब तब तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा, भले ही तुम 44AD AE और BB और BBB में भी फॉलो करो तो भी। अच्छा अगर तुम प्रोफेशन करते हो तो तुम्हारा सेल तो कुछ होता नहीं है, सेल बोल के तो कोई वर्ड नहीं होता प्रोफेशन में, नहीं, क्योंकि यहाँ तो तुम सर्विस देते हो, फीस तो ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं खाली। ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात हम बोलना भूल गए थे, जब हम 44AD AE BB और BBB बोल रहे हैं ना, उसको एक टाइप का प्रिजम्पटिव इनकम बोलते हैं, प्रिजम्पटिव। अच्छा। इसको एक्चुअली में इसीलिए बोलते हैं प्रेजेंटिव क्योंकि हम प्री एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा इतना ही प्रॉफिट होगा। हाँ, अब ये कौन है चारों महान हस्ती जिनको गवर्नमेंट इतना फायदा दे दिया। पहला बोला 44AD, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एलिजिबल बिजनेस। दिस प्रोविजन अप्लाइज टू एलिजिबल SSC। ठीक है। नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10, नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अच्छा ये कंपनी को नहीं दिया ये छूट, इंडिविजुअल HUF या फर्म या LLP को दिया। 44AD में इन 4 को कवर किया और वो लोग कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है चैप्टर 6A का। अच्छा। वो लोग कोई भी LLP क्लेम नहीं, वो लोग कोई भी और एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो आर एंगेज इन स्पेसिफाइड बिजनेस। अब ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है सर, यही तो कहानी घूम फिर के आ रहा है। यहाँ देखो लिख दिया, एनी बिजनेस अदर देन गुड्स कैरेज बिजनेस। अच्छा, अदर देन, क्योंकि गुड्स कैरेज को नीचे 44AE में कवर करेगा। अच्छा। इनको गवर्नमेंट क्या बोला, तुम अपने इनकम का 8%, ओके, और अगर तुम बैंक में पूरा पैसा रिसीव कर रहे हो, मान लो हम टोटल 10 लाख मेरा ग्रॉस रिसिप्ट है, हम 44AD में फॉल कर रहे हैं, लेट से मेरा गुड्स कैरेज का बिजनेस नहीं है, मेरा मान लो एडवर्टीजमेंट बिजनेस है, ओके, और मेरा 50 लाख से कम का ग्रॉस रिसिप्ट है, तो हम 44AD में अपने आप को क्लेम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 50 लाख क्रॉस करते तो ऑडिट करना पड़ता, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ही पड़ता, फिर हम क्यों 44AD में जाते। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं हम 44AD में फॉल कर रहे हैं। मेरा मान लो टोटल 12 लाख रुपया कमाई आता है, ठीक है, उसमें से 10 लाख मेरा बैंक अकाउंट में आता है, अच्छा, और 2 लाख हम कैश में भी लेते हैं। ठीक है, मतलब हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मेरा 10 लाख बैंक में पैसा आया और 2 लाख मेरा कैश में आया। मतलब बैंक और कैश इन हैंड। हाँ, नहीं कैश इन हैंड मत बोलो बेटा, बोलो कि तो रिसिप्ट, मान लो शुभांगी रॉय हमको फीस दी, वो बैंक अकाउंट में दे रही है। नहीं, हम वो एसेट का वो आइटम बोल रहे थे। यहाँ पर एसेट का आइटम कुछ नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है जो ग्रॉस रिसिप्ट या सेल है मेरा, उसमें जो पार्ट मेरा बैंक अकाउंट में आ रहा है, उस पे हम 8% ग्रॉस रिसिप्ट मान लेंगे उसको, और उस पे 8% हम अपना इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मतलब हम अपना नेट प्रॉफिट मान लेंगे 10 लाख का 8%।
10 लाख का 6%, सॉरी 8%। ना, और अदर देन बैंक होगा जो 2 लाख, उस पे 8% प्रॉफिट मान लेंगे। अच्छा, मतलब बैंक में जो रिसिप्ट हो रहा है पैसा वो 6%। इसका 6% हम अपना इनकम मान लेंगे, नेट प्रॉफिट। हाँ, और अगर हम क्या बोलते हैं इसमें रिसीव कर रहे हैं कैश में, तो हम 8% अपना प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट कितना मानेंगे, ये सेक्शन प्रॉफिट मानने पे बात कर रहा है। अब इसके ऊपर हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोला, दिस प्रोविजन शैल अप्लाई ओनली व्हेन टर्नओवर ऑफ द ग्रॉस रिसीप्ट पेड और पेबल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अच्छा, ये 2 करोड़ तक छूट दिया, 50 लाख 1 करोड़ नहीं बेटा, 2 करोड़ तक भी छूट दिया। ठीक है। ठीक है। अब आता है 44 ADA, 4 है ना। ADA तो नहीं आता। अच्छा, ADA नहीं था, ADA क्या बोले हैं यहाँ पे, This provision apply to eligible assets who are resident of India carrying on business whose gross receipt does not exceed 50 लाख। अच्छा, 50 लाख वालों के लिए ADA का रूल ला दिया। बात वही बोला था, इनकम विल बी एस्टिमेटेड एट सम इक्वल टू 50% ऑफ टर्नओवर। एक मिनट, इनकम विल बी सम ऑफ 50% ऑफ द, एक मिनट कुछ है हमको लग रहा है, इसको हम गो थ्रू करेंगे फिर बताएंगे। अच्छा, 44 AE बोला जिनका काम है गुड्स कैरेज का, इनके लिए गवर्नमेंट बोला कि जिन लोगों के पास 10 से कम ट्रक है, उन लोगों को इस सेक्शन में छूट मिलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करने का। लेकिन अगर हेवी गुड व्हीकल है तो बोला कि 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, इन द केस में फॉर एवरी मनी पार्ट ऑफ द मंथ 7,500। अच्छा, अगर आपका हेवी व्हीकल्स है तो आपका 1000 रुपया पर टन आपका हम ग्रॉस रिसिप्ट मान लेंगे। ओके। और अगर आपका अदर देन हेवी व्हीकल है तो 7,500 फॉर एवरी मंथ, वहां पर टन कर दिया, और यहाँ एवरी मंथ, यहाँ पे एवरी मंथ कर दिया। वहां 1000 रुपया पर टन बोला बेटा, पर टन जितना कैरी कर रहे हैं 1000 रुपया पर टन। हम तो जितना मान लो तुम 10 टन माल ले गए तो 1000 इंटू 10,000 रुपया हम तुम्हारा इनकम मान लिए। अच्छा, ठीक है, ऐसा हर महीना करेंगे। और यहाँ बोला कि अगर हेवी व्हीकल नहीं है तो पर मंथ 7,500 हम तुम्हारा इनकम मानेंगे। ठीक है। अब तुम 10 महीना काम किए तो तुम्हारा 75,000 इनकम हुआ। तो ये वाला कहानी इनके लिए रख दी। इतना तुम्हारा इनकम मान लेंगे, इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तुमको बुक्स मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं। बस। और बाकी दोनों जो है वो आपके उतना काम करेंगे। मेन ये दो ही आपके काम का, 44 AD और AE, और ये ADA जो है वो हम आपको थोड़ा सा कंफर्म करके बताएंगे। ये क्या चैप्टर खत्म हो गया? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मेट वाला बात हम कहाँ पे गए, हम दिखा देते रुको आपको। कैपिटल गेन क्यों आ गया, इसमें आपको MCQ भी दिया है तो थोड़ा MCQ आप करना। इसमें इतने ही बात था। हाँ, हम आपको एक चीज और देखिए, दोबारा उसको सुन लो। यहाँ पे वो 2 कैटेगरी में बांटा 44 AD को। हाँ। पहला में बोला ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड ₹50 लाख। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसीप्ट है तो आपको ऑडिट ऑफ द बुक्स इज कंपल्सरी टू मेंटेन। अब बोला अगर ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है, वो 2 करोड़ वाला कहानी वहां पे गलत दिया है कुछ। अगर आपका 50 लाख से कम है तो आपको 2 कैटेगरी में बांटा। इफ इनकम इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44 ADA, अगर आप अपने आप को ADA में मानते हो तो आपको इनकम का 50% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। ग्रॉस रिसिप्ट का 50% आपका प्रॉफिट या इनकम मान लिया जाएगा। ओके। इफ इनकम डिक्लेयर्ड इज लेस देन द लिमिट ऑफ 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट 44 ADA एंड टोटल इनकम ऑफ द पर्सन रेंट टू एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, लेकिन आपका टोटल इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट को पार कर रहा है। एग्जम्पशन लिमिट है ना 2.5 लाख या 5 लाख वाला, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें वो 2 करोड़ वाला कोई कहानी नहीं। अच्छा, ठीक है।
हम्म, इस पे सम करेंगे, इस पे सम करेंगे।